नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है सच्चा रिश्ता। ये नई कहानी है, तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए। कत्थई रंग की सादी सी कॉटन की साड़ी, माथे पर चंदन का टीका, हाथों में पूजा की थाली लिए शीला जी अपने ठाकुर जी के भजन में मगन थी। बंसी वाले, अपनी बंसी तू सुना दे आन कर, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बसर के सामने, दिल तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। यार ये मम्मी जी भी ना रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। मेघना नींद में ही बड़बड़ाई और दूसरी तरफ करवट लेकर अपने कानों पर तकिया रख दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। खम्भ से प्रहलाद को तूने बचाया है प्रभु, द्रौपदी की लाज राखी कोरल दल के सामने, दिल तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। यार मेघना उठो और प्लीज मम्मी से बोलो जाकर ये बंद करे। कल नाइट शिफ्ट की वजह से सिर दुख रहा है मेरा। मधुर ने अपनी पत्नी मेघना को हिलाते हुए कहा। इसलिए धुनी रमाई कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आकर, दिल तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। यार ये मम्मी जी भी ना, मेघना झुंझुलाते हुए उठी। गोविंद माधव श्याम ने दिन दिल तो हर लिया है, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, दिल तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। मम्मी जी, मेघना ने अपनी सास शीला जी को पुकारा। उठ गई बहू, लो आरती। थैंक यू मम्मी जी। मेघना आरती लेकर आगे बोली। मम्मी, आप सुबह घर में आरती करती हैं अच्छी बात है, पर प्लीज़ आवाज़ थोड़ी कम रखा कीजिए। मधुर लेट आते हैं ऑफिस से और फिर आप जानती ही हैं, एक माँ से बेहतर अपनी औलाद को कौन जान सकता है। इसलिए अपनी बात कहते कहते मेघना रुक गई। माफ़ करना बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। वो मुस्कुरा दी। उनका बेटा बचपन से ही देर तक सोने का शौकीन था और अब तो अक्सर उसकी नाइट शिफ्ट भी लग जाती थी। पापा जी कहाँ हैं? मेघना यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, क्योंकि अक्सर ही इस समय पर उनके ससुर जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते थे। वो आज अपने लाडले के साथ वॉक पर गए हैं। शीला जी का मतलब उनके जिगर के टुकड़े अपने पोते वंश से था। वंश इतनी सुबह उठ गया? मेघना ने हैरानी से पूछा। कहकर शीला जी ने आरती की थाली वापस मंदिर में रख दी और किचन की तरफ बढ़ गई। मम्मी जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कहते हुए मेघना तेजी से फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मेघना नहा धोकर आई और शीला जी का रसोई में हाथ बांटने लगी। बहू, तुम्हारे पापा आ गए हैं, मैं जरा चाय देकर आती हूँ। शीला जी कप में चाय छानते हुए बोली। आप जाइए मम्मी जी, मैं यहाँ देख लूंगी। मेघना मुस्कुराकर बोली और तेजी से सब्जियां काटने लगी। लीजिए आपकी चाय। शीला जी ने चाय की ट्रे अपने पति गिरी के सामने करते हुए कहा। कहकर शीला जी के पति ने चाय की प्याली थामी और छोटे छोटे घूंट लेकर पीने लगा। शीला अपने पति के रूखे व्यवहार पर मन ही मन हंसी। अब तक तो उसे अपने पति से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी, पर वो न जाने क्यों आज भी उसे आस लगाए बैठी थी, इस उम्मीद में कि कभी तो उसका पति प्यार से दो बोल उससे बोलेगा। शादी के इन 30 सालों में शीला के पति ने उसे अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए तो जरूर इस्तेमाल किया, पर कभी उसे भावनात्मक सुख नहीं दे पाया। परिवार के होते हुए भी शीला अकेली थी। एक जीवन साथी को पाकर भी वो जीवन भर अकेली ही रह गई। जिस स्त्री का सम्मान उसका पति नहीं करता, उसका सम्मान ससुराल वाले भी क्या खाक करेंगे। जब शीला के पति ने ही उसे सिर्फ एक खिलौना समझ उसके साथ जब मन किया वो मन मर्जी खेल सकता था, तो उसके परिवार ने भी उसे अपने घर की बहू नहीं, सिर्फ एक नौकरानी समझ कर रखा। शीला को जब पहली बार पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे उम्मीद थी कि पिता बनने की खुशी में ही शायद अब उसका पति उसे प्यार के दो बोल बोल पाएगा। पर जब उस दिन गिरिराज घर लौटा, तो इस कदर नशे में था कि शीला की कोई बात सुने बिना ही उसके ऊपर टूट पड़ा। पूरी रात शीला दर्द से कहराती रही। वो शीला के दर्द से बेखबर चैन से सोता रहा। वो रात शीला ने आंखों में ही काटी थी। अगले दिन जब गिरी की आंखें खुली, तो शीला की हालत और खून से लथपथ बिस्तर को देख उसके होश उड़ गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि अब बहुत देर हो चुकी है।
शीला ने अपना बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया और विडंबना यह है कि वो अपने बच्चे के कातिल को सजा भी नहीं दे सकती थी। गिरी का परिवार गांव के खाते पीते घरों में से एक था। गिरी अपने गांव का पहला ऐसा लड़का था जो शहर पढ़ने के लिए आया था। गिरी को शहर की हवा ऐसी लगी कि वो गांव लौटने को राजी ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से घर वालों को डर सताने लगा कि एक दिन वो किसी शहरी मैम को उनके सिर पर बहू बनाकर ना पटक दे। इसी डर के कारण गिरी के पिता ने अपने एक खास मित्र की बेटी से उसका विवाह तैयार कर दिया। शीला अपनी 4 बहनों में से सबसे बड़ी थी और जैसे उसके लिए गिरी का रिश्ता आया, तो उसके पिता ने बिना देर किए तुरंत ही हाँ कर दी। उधर गिरिराज को उसकी माँ की झूठी तबीयत खराब होने की खबर देकर शहर से गांव बुला लिया। शीला उस समय मात्र 16 वर्ष की किशोर कन्या थी जो कक्षा 8 में पढ़ती थी। उस समय प्रेम संबंधों को लेकर बच्चों में ज्ञान नहीं हुआ करता था और ऐसा ही कुछ हाल शीला का भी था, जिसे ना तो सही से विवाह का अर्थ पता था और ना ही उसकी जिम्मेदारियां। नए कपड़े और गहनों के लालच में आकर शीला शादी के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ गिरी को उसके पिता ने विवाह के लिए पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि वह किसी भी देहाती लड़की से शादी नहीं करना चाहता। उसे अपनी जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की चाहिए। पिता उसकी बात पर भी बिदकते हुए बोले, ताकि वह लड़की कल को आकर हमारी छाती पर मूंग दले। देखो बेटा, ऐसा है, शादी तो तुम्हारी शीला से ही होगी और अगर तुम शीला से शादी करने को अपनी खुशी से राजी हो तो ठीक, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला तो गिरिराज का भी गर्म खून खोल उठा और वो बोला, मैं भी देखता हूँ क्या करते हैं आप। भाई, अब तुम जवान हो गए हो, तुमसे हाथापाई में तो हम जीत नहीं सकते। सब एक ही बस अब एक ही विचार बचा है हमारे पास। ये जो जहर की शीशी है, इसे देख रहे हो, इसे पी लेंगे और तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखना। गुस्से में दहाड़ते हुए बोले तो उसकी माँ और बहन दहाड़ मार कर रोने लगी। घर की परिस्थितियां बिगड़ती देखकर गिरी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। आखिर वह किसी भी हालत में अपने परिवार को नहीं खोना चाहता था। गिरिराज की हाँ के बाद ही उसके पिता ने उसकी 1 हफ्ते के अंदर ही चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शीला के तो भाग्य ही खुल गए। देखो कितना सुंदर पति मिला है, ऊपर से पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है, किस्मत की धनी है लड़की। तभी तो देखो बिना दान दहेज के शादी हो गई है। मुझे तो इसकी किस्मत से ही जलन हो रही है। ऐसी कई बातें शीला ने अपनी शादी के दौरान सुनी थी, जिससे वह मन ही मन इठला रही थी। शादी होकर शीला अपने ससुराल आई तो उसका बड़े ही आदर के साथ स्वागत किया गया और इसी पल जिंदगी में वो आखिरी बार खुलकर मुस्कुराई थी। अगले दिन गिरिराज अपने सामान पैक कर शहर के लिए निकल गया। सब उससे पूछते रहे, पर वह बिना बात की जवाब दिए चुपचाप वहां से निकल गया। और वो ऐसा गया कि अगले 2 साल तक लौट कर नहीं आए। पर वक्त पर पैसे भेज और अपना हालचाल बता और परिवार वालों का हालचाल भी पूछ लिया करता था। पर उसकी चिट्ठियों में कहीं भी शीला का जिक्र नहीं हुआ करता था। बेचारी शीला यह सोचकर रह जाती कि ये चिट्ठी परिवार वालों के लिए है, इसलिए शायद उसका जिक्र उसने नहीं किया होगा। इन 2 सालों में शीला अब किशोर से एक नवयुवती हो चुकी थी। उसके शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन आ चुके थे और अब उसे विवाह का अर्थ भी समझ आने लगा था। जब उसकी सहेलियां अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में बतलाती, तो उसका भी मन होता, प्रफुल्लित हो उठता कि उसका पति भी उसे प्रेम करे। गिरिराज को गए 3 वर्ष होने को आए थे। बीते कुछ वक्त से उसके बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी। जब इसकी सूचना गिरिराज तक पहुंची, तो वह जल्दी ही अपने घर वापस लौट आया। गिरिराज की माँ उससे लिपट कर बहुत रोई, क्योंकि उसके पति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के सभी वैद्यों और जो एक आध सरकारी अस्पताल था, वहां भी दिखाया, पर उनकी दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। गिरिराज ने निश्चय किया कि वह अपने पिता को शहर के किसी अस्पताल में दिखाएंगे, पर वह यह सब वो अकेले नहीं कर सकता था। पहले उसने अपनी माँ को ले जाने का सोच रहा था। वह भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वहाँ ज़्यादा कुछ सहायता नहीं कर पाएगी। गिरिराज अभी यही सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज़ पड़ी, पानी। उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसके सामने शीला खड़ी थी, उसकी पत्नी। पर उसे देख उसका मन खिन्न हो उठा।
गिरिराज का हष्ट-पुष्ट शरीर, लंबी कद-काठी, गोरा रंग, कुल मिलाकर वो एक शानदार शख्सियत का मालिक था। वहीं शीला का दुबला-पतला शरीर, सामान्य से दिखने वाली कद-काठी के साथ गेहुआ रंग, कुल मिलाकर वो एक सामान्य से दिखने वाली नवयुवती थी। और यही बात गिरिराज को अखरती थी। वो जब-जब शीला के बारे में सोचता या उसे देखता तो उसे ऐसा प्रतीत होता माना किसी लंगूर के हाथ में अंगूर थमा दिया हो। और यही सब सोच वो हीन भावना से भर उठता। हम्म कहकर उसने गिलास अपने होठों की तरफ बढ़ाया कि वो बोली, पहले गुड़ खा लीजिए। तुम जैसी अनपढ़ देहाती मुझे कुछ ना ही बताए तो ही अच्छा है। तुम्हारा काम है रसोई संभालना, तो जाओ वही करो जाकर। वो गुस्से से दहाड़ कर बोला। तो शीला की आंखों में आंसू आ गए। वहीं दीवार से डरी सहमी चिपक कर खड़ी हो गई थी। उसने कुछ देर पहले जब खुशी खुशी अपनी सहेली को बताया था कि उसका पति घर आने वाला है, तो उसने बड़े ही ध्यान से उसे समझा कर भेजा था कि अपने पति से प्यारी भरी बातें करना, उसको अच्छा खाना पीना देना और फिर देखना वो तुम्हें कैसे प्यार करता है। पर यहाँ तो उसकी सोच कुछ अलग ही हो गई थी। सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैंने क्या कहा है? जाओ। गिरिराज एक बार फिर दहाड़ मारकर चिल्लाया। तो डरी सहमी शीला अपने मुंह पर हाथ रखकर बमुश्किल अपनी सिसकियों को रोककर रसोई घर में दौड़ गई। देर रात तक शीला ने अपने आप को काम में उलझाए रखा ताकि उसका गिरिराज से कोई भी आमना सामना ना हो। पर वो कब तक गिरिराज के सामने आने से बच सकती थी? लगभग 12 बजे के बाद जब उसकी आंखें ब्योझिल होने लगी तो उसे हार कर अपने कमरे की तरफ आना ही पड़ा। कमरे में पहुंच जब उसने गिरिराज को सोते हुए देखा तो चैन की सांस ली और धीरे से बिस्तर के एक एक तरफ गिरिराज से कुछ दूरी बनाकर लेट अपनी आंखें मूंद ली। तभी शीला की आंखें बंद किए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी उसे अपने ऊपर एक हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा गिरिराज उसके बेहद नजदीक सरक आया था। उसके हाथ उसके शरीर के अनछुए अंग पर जा रहे थे। शीला के लिए ये पहली बार था कि कोई पुरुष उसे इस तरह से स्पर्श कर रहा था। इन नए एहसास से शीला का गला सूखने लगा। उसके मुंह से कामुक सिसकियां निकलने लगी। अभी वो इन एहसासों को पूरी तरह जी पाती कि तभी गिरिराज ने अपने शरीर का पूरा जोर उसके ऊपर डाल दिया और उसके नाजुक बदन को मसलने लगा। शीला की आंखों में दर्द के आंसू उभर आए थे। उसकी सहेली ने उसे बताया था कि पहले ढेर सारी प्रेम की बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे वो तुम्हारे हाथों को पकड़ेंगे, फिर उन्हें चूमेंगे और भी न जाने क्या क्या बातें उसकी सहेली ने उसे समझाई थी। पर उसके साथ तो इसमें से एक भी बात नहीं हुई। इस मिलन से उसे सिर्फ दर्द ही मिला था। खैर, कुछ देर बाद गिरिराज संतुष्ट होकर एक तरफ लुढ़क कर सो चुका था। शीला ने अपने लुटे पिटे वजूद को समेटकर जैसे तैसे उठी और धीरे धीरे रेंगते हुए बाथरूम में खुद को बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने तो सुना था कि प्रेम में असीम सुख की प्राप्ति होती है, पर उसने जो पल जिए उसमें प्रेम कहीं था ही नहीं। उसे आज खुद के ही शरीर से घृणा सी हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था वो खुद ही नहीं जानती थी। दो तीन ठंडे पानी की बाल्टी अपने सर पर डाल वो अपने शरीर को बेदर्दी से रगड़ने लगी, मानो जैसे गिरिराज का स्पर्श अपने शरीर से हटाना चाहती हो। कुछ देर बाद जब उसे ठंड का एहसास हुआ तो वो कपड़े बदल अपने कमरे में लौटी। इस बार उसके बिस्तर पर लेटने की हिम्मत ना हुई। उसने एक चादर जमीन पर बिछाई और लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन गिरिराज अपने गांव के बनिए की दुकान पर चला गया, क्योंकि इस समय तक लैंडलाइन फ़ोन का प्रचलन शुरू हो चुका था। गिरिराज ने अपनी कंपनी में फ़ोन लगाया, जहां वो काम करता था। दूसरी तरफ कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन उठाया, तो थोड़ी नानुकुर के बाद उसने गिरिराज के दोस्त अनिल से उसकी बात करवा दी। गिरिराज ने अपनी सारी परिस्थितियों से अनिल को अवगत करवाया, तो वह बस इतना ही बोला कि तुम एक काम करो, अपने बाबूजी को लेकर यहाँ आओ, एक बार उनकी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या और कैसे करना है। गिरिराज को अनिल की बात सही लगी और अगले कुछ दिनों के बाद वह अपने बाबूजी को अपने साथ शहर ले गया। जब तक वो अपने घर में रहा तब तक शीला के शरीर से खेलता रहा। गिरिराज के जाने के बाद शीला ने चैन की सांस ली। अब उसने अपनी सहेली से मिलना बंद कर दिया था। तो एक दिन उसकी सहेली खुद ही उसके घर चली आई। जब उसने शीला के चेहरे का उड़ा रंग देखा तो वो चौंक गई और बोली, शीला,
क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, शीला ने भर्राए गले से कहा। तो उसकी सहेली पूछने लगी कि क्या हुआ? पहले-पहले तो शीला कुछ भी बताने को राजी नहीं हो रही थी, पर जब उसकी सहेली ने जोर डालकर उससे पूछा, तो उसने रोते हुए सारी बात कह सुनाई। शीला की पूरी बात सुन उसकी सहेली उसे समझाते हुए बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो शीला। वो अभी परेशान है, तेरे ससुर जी की तबीयत खराब है, इसलिए ऐसा व्यवहार किया। आगे सब सही हो जाएगा। उसने दिलासा दिया तो शीला को कुछ राहत सी महसूस हुई और लगा कि शायद वही कुछ ज़्यादा सोच रही है। इधर गिरिराज जब अपने बाबूजी को टेस्ट करवाया तो पता चला कि उन्हें टीबी है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। गिरिराज डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत ही बेचैन हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफ़ी वक्त सोचने समझने के बाद उसने तय किया कि वह अब अपने पूरे परिवार के साथ यहीं शहर में रहेगा और जब तक वो हो सकेगा अपने बाबूजी का इलाज करवाएगा। गिरिराज अगले दिन ही अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर वापस अपने गांव लौट गया। वहां जाकर उसने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया, तो वो उसे असमंजस में देखने लगी और उसके इस अचानक निर्णय की वजह पूछने लगी। पर गिरिराज किसी को भी अपने बापूजी की तबीयत के बारे में बात कर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बात को टाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद गिरिराज वापस शहर आ गया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक किराए का घर ढूंढने लगा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक 2 कमरे का घर किराए पर मिल ही गया। कुछ वक्त बाद वो अपने पूरे परिवार को शहर लाने के लिए एक बार फिर गांव लौट गया। अम्मा, हमको कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं पर तुम्हारे साथ रहना है। शीला अपनी माँ के गले लग सिसकते हुए बोली। गिरिराज आज अपनी माँ के कहने पर शहर जाने से पहले एक बार शीला को अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए लाया था। पहली बार हमसे इतनी दूर जा रही है ना, तो इसलिए ज़्यादा भावुक हो रही है। पर चिंता मत कीजिए, हम समझा देंगे। शीला की माँ ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। तो बदले में गिरिराज भी औपचारिकतावश फीका सा मुस्कुराकर वहां से हट गया। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपने पति के साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ रहोगी? हाँ, उसकी माँ गुस्से से एक एक शब्द चबाकर बोली। गिरिराज के चेहरे पर नाराजगी के भाव शादी के वक्त ही वो देख चुकी थी और उसके बाद उसका शादी के अगले दिन ही अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले जाना उनकी सोच को सही साबित कर रहा था। वह सब कुछ देख समझ कर भी अनजान बनी हुई थी, क्योंकि उनके ऊपर अपनी 3 बेटियों की और जिम्मेदारी थी। साथ ही में समाज की आंखें भी उनके ऊपर टिकी थी। समाज में अपनी झूठी शान के खोने के डर से एक माँ अपनी बेटी का दुख समझकर भी उसे चुप करा रही थी। अम्मा, मैं तुमको कैसे बताऊं कि जब वह मुझे छूते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जब जब मेरे करीब आते हैं, मुझे खुद से घृणा होती है। अम्मा, हमको लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करते। अब तुम समझो ना, हम कैसे रहेंगे उनके साथ? शीला अपनी माँ का हाथ पकड़कर बिलखते हुए बोली। तो उसकी माँ कठोर मन बनाकर बोली, हर पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा ही होता है बेटे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। कहकर उसकी माँ बिना एक पल गंवाए तेजी से निकल गई, क्योंकि वह अगर जरा देर और रुकती तो शायद शीला का दर्द महसूस कर खुद भी रो देती। अगले दिन गिरिराज शीला को वापस लेकर अपने घर लौट गया और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर में पलायन कर गया। शहर आकर सबसे पहले गिरिराज ने अपने पिता का इलाज शुरू करवा दिया, पर अच्छे इलाज के बाद भी उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था और लगभग 3 महीने के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कुछ वक्त बाद परिवार भी उसकी मौत से उभर गया। गिरिराज ने अपने छोटे भाई बहनों का दाखिला यहीं शहर में करवा दिया था। वे दोनों अब धीरे धीरे शहर के वातावरण में ढलने लगे। अपने बच्चों के साथ रहकर गिरिराज की माँ भी शहरीकरण को स्वीकार कर रही थी। एक केवल शीला ही थी जिसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। सुबह 5 बजे उसके दिन की शुरुआत होती और रात 11 बजे तक काम चलता रहता, और उसके बाद गिरिराज तो उसके शरीर से अपने आप को संतुष्ट कर चैन से सो जाता, पर उसके बाद वो एक पल भी ना सो पाती थी। गांव में कम से कम उसकी व्यथा सुनने और समझने वाली उसकी एकमात्र सहेली तो थी, पर यहाँ तो वो एकदम से अकेली हो गई थी। जब तक उसके ससुर जी थे, तो उसे कम से कम इस परिवार से अपनापन तो नसीब हो जाता था। जब से वो गए हैं, तब से वह एकमात्र घर में एक वस्तु की तरह हो गई थी,
जिससे किसी को भी कोई ख़ास मतलब नहीं था। फिर शीला की ज़िंदगी में वो दिन भी आया, जब वो आज तक नहीं भूल पाई थी। वो अपने कमरे में बैठी अपने बच्चे को खोने के दुःख में आँसू बहा रही थी कि उसकी ननद दनदनाते हुए कमरे में घुसी और अपने कपड़े गुस्से से उसके मुँह पर मारते हुए बोली, "अब ये क्या नाटक लगा रखा है महारानी? हाँ, पहले तो अपनी हवस की आग में अपने बच्चे को खा गई और अब रो धोकर काम ना करने का बहाना बना रही है। चल जल्दी उठ, मुझे कॉलेज जाना है।" कहकर उसकी ननद मुंह बनाकर वहां से चली गई। पर शीला के कानों में उसका कहा एक एक शब्द शीशे सा पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने कैसे लोग थे ये, जो सब जानकर भी अनजान बनकर उसे ही अपने बच्चे के कातिल कह रहे थे। अपने दर्द और दुख को समेटकर शीला उठी और अपने कामों में लग गई। रह रहकर उसकी आंखें भर आ रही थी, जिन्हें वो बेदर्दी से पहुंच रही थी। उस दिन के बाद शीला ने एक चुप्पी साध ली। कोई कुछ पूछता तो बस हाँ हूँ में ही जवाब दे देती। कुछ वक्त बाद जब उसे दोबारा पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो पिछली बातें याद कर उसकी रूह कांप उठी। पर इस बार उसकी ममता ने उसे न जाने कैसी हिम्मत दी कि जब रात गिरिराज उसके करीब आया तो उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और फिर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह उसने अपनी सास को जब अपनी माँ बनने की बात बताई तो वो खुशी से झूम उठी और तुरंत गिरिराज को भेज मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करके खुशखबरी बताई। जो खुशी हर भावी पति के मुख पर होती है, वो खुशी गिरिराज के चेहरे से गुम थी, जिसे देख शीला का दिल कहरा उठा। शीला ने अपना सिर झटक और अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद गिरिराज शीला से दूरी बनाकर रहने लगा, तो शीला ने भी चैन की सांस ली। शहर में एकल व्यक्ति की आय से घर चलाना आसान बात है क्या? ऊपर से जब घर के लोगों का नया नया शहरीकरण का बुखार चढ़ा हो। आए दिन गिरिराज के भाई बहन अलग अलग चीजों की मांग करते, जो वो उन्हें खुशी से दे दिया करता। पर बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा रहा था। शीला का तीसरा महीना चल रहा था और डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा था, ताकि देख सके कि बच्चा सही से ग्रो कर रहा है या नहीं। जब उसने अपनी सास को अल्ट्रासाउंड करने की बात कही तो उसकी सास ने फिजूल खर्ची कहकर मना कर दिया। फिजूल खर्ची क्या, उसका अल्ट्रासाउंड करवाना फिजूल खर्ची, या फिर उसकी ननद और देवर का रोज रोज बाहर घूमकर बेमतलब का पैसा उड़ाना, या फिर गिरिराज रोज रोज शराब पीकर घर आना, या उसकी सास का बिना वजह रोज रोज अपने रिश्तेदारों को घर बुला अपनी झूठी शान का बखान करना। शीला ने मन ही मन सोचा और फिर खुद पर ही मुस्कुरा दी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने की उसकी हिम्मत तो नहीं थी। और वो अपनी बात कहती भी किस बल पर, जब उसका साथ देने वाला कोई था ही नहीं घर में। शीला ने अपना सिर झटका और वापस से घर के कामों में लग गई। अब उसका छठा महीना लग चुका था, पर उसकी तरफ से पूरा घर बेफिक्र था। ना किसी को यह चिंता है कि उसने खाना खाया या नहीं, और ना ही किसी को उसकी दवाइयों या स्वास्थ्य से कोई लेना देना था। जिस वजह से शारीरिक के साथ साथ शीला की मानसिक हालत पर भी असर पड़ रहा था। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब उसने 3 महीने बाद मधुर को जन्म दिया, तो जच्चा और बच्चा दोनों ही बहुत कमजोर थे। डॉक्टर ने जब जच्चा और बच्चे को इतनी बुरी हालत में देखा, तो शीला के ससुराल वालों को आड़े हाथ लेकर डांट लगाई। क्या आप लोगों को एक गर्भवती महिला की देखभाल करनी ही नहीं आती है? डॉक्टर की खरी खोटी बातें सुन शीला की सास और गिरिराज कुछ भी ना कह सके। डॉक्टर ने उसी तरह तीखे स्वर में आगे कहा, मुबारक हो, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से अब तुम्हारी बहू दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। तो अब उसका जितना हो सके ध्यान रखना, समझे? डॉक्टर अपनी बात कहकर जा चुकी थी। शीला की सास ने हाथ जोड़कर भगवान से धन्यवाद कहा कि कम से कम उनका कुल दीपक तो सलामत है, और फिर जच्चा बच्चा के रूम में पहुंच गई, जहां शीला की जैसी और भी औरतों को रखा हुआ था। शीला बिस्तर पर लेटे लेटे दूसरी औरतों को देख रही थी, जिनके पति अपने बच्चों को प्यार से निहार रहे थे। पर एक वह बदनसीब और उसका बदनसीब बच्चा, ना तो उसके पति ने उसे देखा और ना ही अपने बच्चे को। शीला की आंखों में दर्द के आंसू बह निकले। उसने अपने बगल में लेटे अपने बच्चे को देखा, जो बिल्कुल ही अपने पिता का स्वरूप था। और न जाने क्यों अपने बच्चे का रूप को देखकर उसके मन में अजीब सी टीस सी उठी। शीला की हालत देख डॉक्टर ने लगभग 5 दिन तक उसे हॉस्पिटल में ही रखा। जब उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ, तो उसे उसके ससुराल वालों के साथ वार्निंग देकर डिस्चार्ज कर दिया। अगले दिन
शीला की सास ने बच्चे की छठी का समारोह का आयोजन किया था, जिसमें उसकी ननद मुंह नाक बनाकर काम कर रही थी। शीला के बच्चे की छठी समारोह में शीला के माँ बाप भी शामिल होने के लिए आए थे, पर अपनी बेटी की हालत देख उनका कलेजा मुंह को आ गया था। हमेशा हर बात पर हंसने मुस्कुराने वाली उनकी बेटी को आज इतने गंभीर रूप में देखकर उनकी आंखों में ना चाहते हुए भी नमी उतर आई। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर चिहुक उठी, क्या हुआ बेटा, मैं हूं तेरी माँ। उसका हाथ अपने हाथ पर रख कर वो बोली। हम्म। शीला ने बस इतना ही कहा और अपने बच्चे को अपनी गोद में समेट लिया था, मानो जैसे उसने अगर अपने बच्चे को पल भर के लिए भी खुद से जुदा किया तो कोई उसे छीन कर ले जाएगा। कहते हैं कि एक औरत की जिंदगी उसके पति के इर्द गिर्द ही घूमती है, पर जब उसका पति ही उसका होकर भी उसका नहीं होता तो उसकी जिंदगी अपने बच्चों के इर्द गिर्द होकर रह जाती है। और ऐसा ही कुछ शीला के साथ भी हो रहा था। बच्चे के आने के बाद शीला की दुनिया अपने बच्चे में ही सिमट कर रह गई थी, और वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को खुद से जुदा होते हुए नहीं देख सकती थी। छठी प्रोग्राम जैसे तैसे समाप्त हुआ। अगले दिन सभी मेहमानों ने विदा ले ली। शीला की माँ और बाबा भी जाने को हुए कि शीला की माँ ने विनम्रता से कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो कुछ दिन हम शीला को अपने साथ ले जाना चाहेंगे। काफ़ी वक्त हो गया है उसे यहाँ पर आए हुए, तब से शीला एक बार भी मायके नहीं आई है। हमें कोई आपत्ति नहीं अगर आप शीला को कुछ वक्त अपने पास रखना चाहते हैं तो। शीला की सास ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शीला जाए। क्या वो चली गई तो सारे घर वालों के नखरे कौन उठाएगा और घर के काम कौन करेगा, क्योंकि उनकी बेटी इतनी गुणी है कि वो पिछले दिनों देख चुकी थी, जहाँ चाय में उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया था। ठीक है, फिर मैं शीला को बोलती हूँ कि वो अपना सामान बांध ले। कहकर वो जल्दी से शीला के कमरे में गई, पर जब उसे अपने साथ जाने के लिए कहा तो उसने जो जवाब दिया उसे सुन उसकी माँ की आंखें भर आई। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो अब आप मेरी चिंता मत कीजिए। वैसे भी ब्याही हुई बेटी मरे के समान होती है, और लाशों को अपने घर में नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें तैर देना चाहिए ताकि उन्हें शांति मिल जाए। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, जाइए आप, अब मुझे इस दुख को सहने की आदत हो चुकी है। शीला की आंखों में बेहिसाब दर्द देख उसकी माँ का दिल कांप उठा, और वो अपने आंसू पोंछते तेजी से कमरे से निकल गई। चलिए शीला के बाबू, शीला की माँ ने खुद को जब्त करते हुए कहा। पर शीला, शीला के बाबा ने पूछा। वो नहीं आएगी, शीला की माँ ने कहा, और वो दोनों सभी से विदा लेकर वापस अपने गांव लौट गई। शीला को अपने मायके ना जाता देख उसकी सास ने चैन की सांस ली, और उसके माँ बापा से फिर भी कभी भेजने की बात कहकर विदा दी। जैसे तैसे मधुर बड़ा हो रहा था। शीला की उसकी नटखट शरारतें देखकर अब जरा जरा मुस्कुराने लगी थी। आखिर उसकी पूरी दुनिया अपने बच्चे में जो सिमट कर रह गई थी। गिरिराज अभी भी उससे कुछ ज्यादा बातें नहीं करता था, पर हाँ, थोड़ा बहुत अब अपने बच्चे के साथ हंस बोल लिया करता था, जिसे देखकर शीला की जान हलक में उतर आती थी कि कहीं वो उसके बच्चे को भी उससे छीन ना ले। कुछ सालों बाद शीला की ननद का रिश्ता तय हुआ। उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी, पर बचत के नाम पर जब कुछ बचा ही नहीं था तो शादी में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे गिरिराज ने अपनी कंपनी से लोन लिया, पर उससे भी शादी का पूरा खर्च नहीं निकाल पा रहा था। शाम को जब गिरिराज लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ गिरी, बहुत परेशान लग रहा है। हाँ माँ, सोनी की शादी के पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वो ठंडी सांस लेते हुए बोला, बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो शीला की शादी के कुछ गहने हैं उसके पास। अगर वो तुझे वो गहने देती है तो तेरी थोड़ी मदद हो सकती है। वो गिरिराज का चेहरा ध्यान से देखते हुए बोली, आप कह तो सही रही है माँ, पर क्या सोनी उसके गहने लेगी। वो कुछ सोचकर बोला, हम्म, हम वो गहने तुड़वा कर कुछ नया बनवाएंगे, तो देखना कैसे हंसी खुशी सब ले लेगी। वो जल्दी से बोली, ठीक है माँ, आप बात कर लेना उससे। वो अपनी पीठ सोफे से लगाकर बोला, अरे मैं नहीं, तू बात करना, मुझे तो वो बातों में
डालकर मना कर सकती है, पर तू बात करेगा तो कुछ नहीं कह पाएगी वो। वे बोली, ठीक है माँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बात कर लूँगा। वो वैसे ही आंखें बंद करके बोला, हम्म, कहकर वो चुप हो गई। माँ जी, चाय, कहकर शीला ने चाय की 2 प्याली टेबल पर रखी और पलटकर किचन में चली गई। रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह शीला तेजी से कमरे से बाहर निकल रही थी कि गिरिराज ने उसे पीछे से आवाज देकर कहा। शीला ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर उसे देखा, क्योंकि आज से पहले कभी भी गिरिराज ने इस तरह से नर्म लहजे में उससे बात नहीं करी थी। वहां क्या खड़ी हो, इधर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। शीला को अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा देखकर गिरिराज ने दोबारा कहा, जी कहिए। लाख हिम्मत जुटाकर शीला के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, पहले बैठ जाओ। उसे सिर झुकाए खड़ा देखकर वो बोली, नहीं, मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ। वो कांपती सी आवाज में बोली, तुम्हें पता है ना कि कुछ महीने बाद सोनी की शादी है। वो भूमिका बांधते हुए बोला, मैंने हर तरफ से कोशिश कर ली कि शादी के बजट के हिसाब से पैसे जमा कर सकूं, पर भी उसमें कुछ रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर तुम्हें सही लगे, क्या तुम अपने गहने सोनी को दे सकती हो? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस से गहने बनवा दूंगा। शीला बिना कुछ कहे कबर्ड के पास आई और उसमें से एक लाल रंग की पोटली निकालकर गिरिराज के हाथों में थमाकर बोली, इसमें मेरे सारे गहने हैं और दोबारा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर शीला तेजी से अपने कमरे से निकल गई। पीछे बैठा हुआ गिरिराज बस उसे जाता हुआ देखता रहा, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। किचन की स्लैब पर अपने दोनों हाथ टिकाकर सिर झुकाकर शीला खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के 7 साल होने को आए थे और आज पहली बार गिरिराज ने उससे बात की, तो सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से। वह तो हमेशा से ही ऐसा था। न जाने क्यों वो पागल आज भी उससे उम्मीद लगाकर बैठी थी। शीला ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और तेजी से काम करने लगी। शीला भी सब्जी में तड़का लगाकर आटा लगाने ही जा रही थी कि उसे अपने बच्चे की गला फाड़कर रोने की आवाज़ आई। वो लपक कर अपने बच्चे के पास आई तो वो उसे देखकर और तेजी से गला फाड़कर रोने लगा। शीला ने सामने देखा, उसकी ननद सोनी गुस्से से खड़ी मधुर को घूर रही थी। क्या हुआ दीदी? शीला ने मरी सी आवाज में पूछा। अपने बेटे को समझा लो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो इसने मेरा कितना महंगा मेकअप खराब कर दिया, शीला की ननद सोनी ने दांत पीसते हुए कहा। बच्चा है दीदी, वो फिर से मरी सी आवाज में बोली तो उसकी ननद मधुर की बाह को पकड़कर खींचते हुए बोली, बच्चा नहीं है ये, शैतान है। और मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझकर इससे ये सब करवाती हो। मैं ऐसे क्यों करवाऊंगी दीदी? वो हैरान होते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ इसलिए। और तू ध्यान से मेरी बात सुन ले, अगर आज के बाद मधुर दोबारा कभी मेरे कमरे में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर उसने झटके से मधुर की बाँह छोड़ी, जिस वजह से उसका माथा दीवार से टकरा गया और वहाँ हल्की हल्की सूजन उभर आई। मेरा बच्चा, कहकर शीला जल्दी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपने सीने से लगा लिया। मधुर भी सिसकते हुए अपनी माँ की गोद में चिपट गया। हाल में आती आवाज़ों को सुनकर गिरिराज, उसकी माँ और भाई भी हॉल में ही चले आए। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये मधुर क्यों रो रहा है? शीला की सास ने अपनी बेटी से पूछा तो वह बिदकते हुए बोली, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपनी बहू से पूछो। चल बहू, तू ही बता क्या हुआ। और मधुर, तू क्यों इतना रो रहा है? बच्चे चल इधर आ, अपनी दादी के पास। शीला की सास ने मधुर को शीला से दूर करते हुए कहा, तो वो और भी कसकर अपनी माँ से चिपट गया। क्या हुआ बच्चे, किसी ने डांटा क्या? वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तो वो और तेज रोने लगा। हाँ हाँ रो लो, तुम माँ बेटे अब मिलकर, ताकि मुझे बुरा बना सको सबकी नज़रों में। शीला की ननद सोनी ने रोते हुए कहा। तो उसकी माँ हैरानी से उसका चेहरा देखती हुई बोली, क्या हुआ भाई, तुम सबने क्या रोना मचा रखा है सुबह सुबह? मैं बताती हूँ माँ, यह देखो इसने मेरा इतना महंगा मेकअप किट खराब कर दिया और फिर मैंने बस इसे जरा सा डांट दिया, उसी से ये चीख चीख कर रोने लगा। वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ कर बोली, मेरे शहजादे इतनी सी बात पर नहीं रोते हैं, तुमने जरा सी गलती करी
तो बुआ ने तुम्हें डांट दिया बेटा, फिर रोना क्यों? चलो अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं। सास ने उसके सिर पर हाथ रख उसे अपनी तरफ घुमाया, पर उसके गले पर छपे उंगलियों के निशान देखकर हैरानी से बोली, शीला, तुमने जरा सी बात के लिए अपने बच्चे पर हाथ उठा दिया? जरा भी दया नहीं आई? शीला ने विस्मयी नज़रों से उन्हें देखा और व्यंग से मुस्कुरा दी। उसकी सास उसे मुस्कुराता देखकर हैरानी से बोली, पागल हो गई है क्या? और मैंने कुछ पूछा है तुझसे, जवाब दे। शीला ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बिना उनके सवाल का जवाब दिए अपने कमरे की तरफ चली गई। देख रहा है तू, कैसे तेरी बीवी मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मुंह घुमाकर चली गई? उसकी सास गुस्से में भरकर गिरिराज से बोली, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर गिरिराज ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ कुछ देर पहले शीला मधुर को लेकर अंदर गई थी। तुम क्या कर रही थी बाहर, बोलो? माना मैंने तुम्हारी और सोनी की नहीं बनती है, पर तुम इसके लिए जरा जरा सी बातों पर इस तरह बच्चे पर हाथ उठाओगी? वो आज पहली बार उसे शिकायत कर रहा था। शीला ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने बच्चे के माथे पर दवाई लगाने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलोगी या यहाँ से भी बिना जवाब दिए ही चली जाओगी? वो अपनी पत्नी से ना सही पर अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। बच्चे, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। उसे पीकर तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। शीला ने मधुर से कहा तो उसने अपने नन्हे हाथों से उसको हाथ पकड़ लिया। शीला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा बस यूं गई और यूं आई, आप तो मम्मा के स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना? शीला के सवाल पर छोटे से मधुर ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो फिर तुम 2 मिनट बैठो, मैं अभी आई, कहकर शीला ने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाए और कमरे से बाहर निकल गई। गिरिराज को शीला का उसे नज़रअंदाज करना अखर रहा था, पर वो अपने बच्चे के सामने कुछ नहीं कह सका। मम्मी ने जोर से मारा मेरे बच्चे को? मधुर ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए पूछा, तो उसने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। दर्द नहीं हो रहा है क्या? उसको नाम में सिर हिलाते हुए देखकर उसने पूछा। मधुर ने हाँ में गर्दन हिलाई और टूटे फूटे लहजे में कहा, मम्मा ने नहीं मारा। मम्मा ने नहीं मारा तो किसने मारा बेटा? गिरिराज ने हैरानी से पूछा। बुआ ने, मधुर ने सिसकते हुए कहा। पर क्यों? उसने हैरानी से पूछा। मुझसे गलती से उनका मेकअप किट गिर गया था, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने मुझे मारा, फिर धक्का भी दे दिया। सिसकते हुए उसका गला रोंद गया और आगे के शब्द मुंह में ही रह गया। बस मेरा बेटा बस। गिरिराज ने अपने बच्चे को अपने सीने में भींच लिया। शीला किचन में आई और दीवार से लगाकर सिसकने लगी। आज तक इस परिवार ने उसे धुतकारा था, तब उसे इतना फर्क नहीं पड़ा, पर जब आज अपने बेटे को, जो खुद उनके बेटे का खून था, उसे इस तरह धुतकारता देख उसके दिल में अजीब सी कसावट सी होने लगी थी। वो अपने बच्चे के सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसके सामने खुद को जब्त करके बैठी हुई थी। वह शायद इतनी कमज़ोर ना पड़ती अगर गिरिराज उसे शिकायत नहीं करता। आज उसे शिकायत कर रहा है, पर क्या कभी उसने खुद अपने बच्चे को 2 पल हंसकर बात करी है? क्या बच्चे को महंगे तोहफे ला कर देना और उसकी पसंद की चीज़ें दिला देना ही प्यार होता है? बच्चे के साथ हंसना बोलना, उसके साथ समय बिताना, उसको सही गलत की पहचान करवाना, यह भी तो माता पिता का ही फर्ज होता है। जन्म से लेकर आज तक ये सारे फर्ज वो अकेली ही निभाती चली आ रही थी। आंसुओं का सैलाब जब उसकी आंखों में थमा, तब जाकर उसके दिल को कुछ हल्का सा महसूस हुआ। उसने पल्लू के कोने से अपनी आंखें पोंछी और दूध गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया। लो ये दूध पी लो, अभी सारा दर्द छू हो जाएगा। शीला ने अपने बच्चे से दुलारते हुए मोहर लगाई तो बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गया। ठीक है, फिर से पड़ोस वाले दक्ष को लेकर आती हूँ। उसने अपने उसे जलाने वाला पैतरा अपनाया। जो छोटे से मधुर ने झट से उसके हाथ से दूध का गिलास थाम लिया और सिसकते हुए बोला, आप क्यों उस दक्ष वक्ष के पास जाएंगी? वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। तो तुम कौन सा कम हो? वो उसकी नाक खींचते हुए बोली। वो उसके हाथ हटाते हुए बोला, दुखता है मम्मा। अच्छा जी। वो उसे गुदगुदी करते हुए बोली तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। अपने बच्चे को मुस्कुराता देख शीला के मन को सुकून सा मिला। मैंने आपको मना किया था ना कि किसी के कमरे में नहीं जाते? अपने बच्चे को सामान्य देखकर उसने कहा। मम्मा, मैं जानबूझकर नहीं गया था, मैं तो हॉल में खेल रहा था। फिर गलती से मेरी बॉल बुआ के कमरे में चली गई, इसलिए। कहते कहते वो चुप हो गया। आज के बाद कभी भी किसी के कमरे में मत जाना, उसने मधुर को अपने सीने से लगाकर कहा। पर मम्मा,
उसने भोले मन में बहुत से सवाल थे। आज किसी को खाना मिलेगा या नहीं? शीला की सास चिल्लाते हुए बोली। आप यहीं कमरे में रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहकर उसने मधुर के सिर पर फिर से प्यार से हाथ फेरा और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते सोनी की शादी का वक्त भी नजदीक आ गया। जोर शोर के साथ गिरिराज के परिवार ने सोनी को ससुराल में विदा किया। पूरी शादी के दौरान शीला चक्रघनी की तरह घूमती रही, पर बदले में सिर्फ उसे ताने और दुत्कार ही नसीब हुआ। वह लाख कोशिश करती कि हर काम अच्छे से करे, पर उसकी ननद और सास उससे किए गए हर काम पर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देते, और इन सब का दोषी उसके रूप रंग और उसके पढ़े लिखे नहीं होने पर डाल दिया जाता। दोस्तों, कहानी के ये पहला पार्ट यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।